हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज नए क्रैश कोर्स में जो हमारे दो आज से स्टार्ट हुए हैं, एक आपका पीसीएस लोअर पीसीएस आरओ के लिए और दूसरा वीडियो बीपीडीओ और एसआई के लिए, ठीक है। उसके लिए क्लासेस आज से आपकी स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें टाइम टेबल आपको ऑलरेडी आपको दिया गया है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। अभी जो ये क्रैश कोर्स है, इसमें आपको तीन चीज़ आपको मिलेंगी। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तीन चीज़ आपको मिलेंगी इसमें। पहला आपको इसमें कंप्लीट आपको इसमें लेक्चर मिलेंगे, जिसमें से कुछ लेक्चर आपके इसी तरह से आपको मिलेंगे और कुछ इसमें आपके लाइव क्लासेस रहेंगे। डाउट सेशन आपके सारे लाइव रहेंगे। दूसरा आपको इसमें कंप्लीट आपको इसमें हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, हाथ से लिखे आपके नोट्स होंगे, ठीक है। तीसरा आपको इसमें 30 आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलेंगी अपने अपने पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। मतलब पीसीएस लोअर पीसीएस आरओ के लिए उस तरह से रहेगा और वीडियो के लिए उस तरह से आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, ठीक। चलिए, अभी इनिशियली जो ये क्रैश कोर्स है, इसमें आपको डिस्काउंट दिया गया है 1999 रुपये। इसकी मात्र आपके यहाँ पे फीस रखी गई है, ठीक है। ये जो क्रैश कोर्स आपका टिल एग्जाम तक रहेगा, ठीक है। हम जानते हैं कि जून में आपका जो एग्जाम है आरओ का है, जुलाई में आपका पीसीएस लोअर पीसीएस का एग्जाम है, ठीक है। बाकी एसआई और जो वीडियो है उसकी आपकी जो डेट है वो अभी तक आई नहीं है, ठीक है। टिल एग्जाम तक आपके रहेंगे और एग्जाम से पहले ये जो कोर्स आपका वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लगभग 2.5 महीने के आसपास का ये कोर्स रहेगा, जिसमें आपको एक कंप्लीट आपको यहाँ पे कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के लिए इस कोर्स में अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिंपली आप यहाँ पे एंट्री क्रैश कोर्स लिख करके उसे आप 9758803949 पर आप सेंड कर दोगे, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो सिंपली आप प्ले स्टोर से देख के इसके आप ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ पर आपको एक कोर्स दिख जाएगा, वहाँ से आप कोर्स से ज्वाइन कर सकते। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं है कि जल्दी जल्दी में सब कुछ करा दिया जाएगा। इतना मैं आपको इंश्योर कर देता हूँ, जितनी आपकी कट ऑफ जाएगी उससे जो ज़्यादा क्वेश्चन है आपको वो इस कोर्स से आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, मैं इस बात का बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूं कि इतने नंबर आपके आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूं जितनी आपकी कट ऑफ जाएगी उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस कोर्स में से देखने को मिल जाएंगे, बट आपके कितने आते हैं वो आपके ऊपर आपका टोटली डिपेंड करेगा, ठीक। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ में अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जब मुझे आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना होता है तो मुझे केवल 2 प्रश्नों के आंसर ढूंढने होते हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे केवल 2 प्रश्नों के मुझे आंसर ढूंढने होते हैं, जिसमें से आपका पहला प्रश्न आपका रहेगा कि भारत, ठीक है, पहला जो हमारा इसमें प्रश्न रहेगा वो रहेगा भारत गुलाम कैसे हुआ। भारत गुलाम कैसे हुआ, पहला मैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास करूंगा। हालांकि आधुनिक भारत का इतिहास जब मुझे पढ़ना होता है तो मैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ को ज्यादा इंक्लाइंड रहूंगा। इसको थोड़ा सा बेस लेके चलेंगे, ठीक है। दूसरा आपको जो क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे वो आपका रहेगा कि जो भारत है वो आजाद कैसे हुआ। भारत आजाद कैसे हुआ, बस, ठीक है। अगर मैं इन 2 क्वेश्चनों के आंसर में ढूंढ लेता हूं, बेसिकली इसका आंसर अगर मैं ढूंढ लेता हूं तो मेरा जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो मेरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां ले जाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर भारत गुलाम कैसे हुआ। देखिए, जब मैं कहानी शुरू करता हूं कि भारत गुलाम कैसे हुआ, ये कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी से, ठीक है। 15वीं शताब्दी से ये कहानी शुरू होती है। 15वीं शताब्दी में भारत को गुलाम करने की एक दौड़ शुरू हुई, जिसमें 5 यूरोपीय देशों ने हिस्सा लिया, ठीक है। जिसमें पहला देश आपका पुर्तगाल हुआ, दूसरा डच, तीसरे अंग्रेज, चौथे डेनिश आपके हुए और 5वें हुए इसमें फ्रांसीसी, ठीक है। इस दौड़ में सबसे पहले हिस्सा पुर्तगालियों ने लिया और सबसे पहले इस दौड़ से पुर्तगाली ही बाहर हुए, ठीक है। इस दौड़ में अंतिम रूप से जो सफल हुए वो आपके अंग्रेज रहे। ध्यान रखना, फाइनली अंग्रेजों ने भारत को टोटल 11 युद्धों के माध्यम से भारत को गुलाम बनाया। जरा मैं आपको बैकग्राउंड समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। याद रखना भाई, अगर भारत गुलाम कैसे हुआ मैं बोलूं तो थोड़ा सा मैं आपको समझाना यहां पे चाहूंगा, ठीक है। सबसे पहले सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सर कहाँ हुई? इंग्लैंड में। थोड़ा सा नक्शा बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये थोड़ा सी चीज़ें बेहतर समझ में आ पाए। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, 1600 ईस्वी में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1606 में
ये जो कंपनी थी ये भारत में एंटर हुई। सर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ये कुछ लोगों का एक समूह है जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आया। ठीक है, शुरुआती दौर में इसने सबसे पहले 1757 में भारत के खिलाफ अंग्रेजों ने पहला युद्ध लड़ा, जिसे हम द बैटल ऑफ प्लासी या फिर हम इसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। ठीक हो गया? ठीक है, याद रखना इसके कुछ ही साल के बाद यानी कि लगभग 7 साल के बाद 1764 में इन्होंने दूसरा युद्ध लड़ा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध। क्या बोला पे? बक्सर का युद्ध कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जालसाजी और षड्यंत्र से जीता, लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की ताकत दिखी और भारत की 3 बड़ी शक्तियां जो थी वो इस युद्ध में हारी। ठीक है, इसके अगले साल 1765 में एक संधि हुई जिसे हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं। आप एक बात ध्यान रखना पे, इन 2 युद्धों और एक संधि के बदौलत अंग्रेजों ने सबसे पहले जो भारत का पूर्वी एरिया है, बेसिकली इसमें हमारा जो बंगाल का एरिया है, इसमें इन्होंने कब्जा किया। ठीक है, इसके बाद अब जब इन्होंने पूरब में कब्जा कर लिया तब इनको अब समझ में आया कि अब हम क्या करें, कहां कब्जा करें, क्या हम पश्चिम में कब्जा करें, क्या उत्तर में करें या फिर दक्षिण में कब्जा करें। ठीक है, आखिर कहां पे हम इजीली कब्जा कर सकते हैं, मतलब कौन सा एरिया ज्यादा कमजोर है। ठीक है, तो इन्होंने सेकंड जो रुख किया वो दक्षिण की तरफ को किया। ठीक है, दक्षिण में जहां आज कर्नाटक वाला जो एरिया है उसे पहले मैसूर कहा जाता था, उसे पहले हम मैसूर कहते थे। अंग्रेजों ने, ठीक है, मैसूर पे कब्जा करने के लिए इन्होंने 4 युद्ध लड़े। मैसूर पे कब्जा करने के लिए उन्होंने 4 युद्ध लड़े, जिसमें से 2 युद्ध इन्होंने हैदर अली के साथ लड़े। ठीक है, और 2 युद्ध हैदर अली का जो बेटा है टीपू सुल्तान के साथ में लड़े। ध्यान रखना। ठीक है, इन 4 युद्धों के साथ में इन्होंने दक्षिण पे अधिकार कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये जो मैसूर का युद्ध है बेसिकली कर्नाटक वाला एरिया है, इसीलिए इस युद्ध को कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके बाद जब इन्होंने पूरब में अधिकार कर लिया, दक्षिण में कर लिया, अब इनकी नजर पश्चिम में पड़ी। पश्चिम में एक बहुत महान शक्ति रहा करती थी जिसे हम बोलते हैं मराठा। ठीक है, मराठाओं को हराना इतना आसान नहीं था। इसके बाद इन्होंने अब पश्चिम की तरफ को रुख किया। ठीक है, कहां पे? इन्होंने अब पश्चिम की तरफ को रुख किया। मराठाओं को हराने के लिए इन्हें मशक्कत करनी पड़ी भयंकर, और 3 युद्ध हुए। ठीक है, ध्यान रखना, जो मैसूर के साथ में अंग्रेजों के युद्ध हुए, इन युद्धों को आंग्ल मैसूर युद्ध, इन्हें आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। यानी कि अंग्रेजों ने 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ में दक्षिण भारत पे अपना कब्जा किया। ठीक है, मराठाओं के साथ में इनके 3 युद्ध हुए जिन्हें हम आंग्ल मराठा वॉर कहते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध इन्हें हम कहते हैं। ठीक हो गया? ठीक है, 3 आंग्ल मराठा युद्धों के साथ में अंग्रेजों ने मराठा वाले एरिया पे यानी कि पश्चिम भारत पे कब्जा किया। ठीक है, अब एक ही जगह बच गई है, वो कौन सी है? उत्तर की जगह, जिसमें आपके यहाँ पे सिख रहा करते थे। सिख, ठीक है, ये सिखों का एरिया है। ठीक है, उत्तर पे कब्जा करने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। यहां कब्जा करने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, इसमें यहां पे 2 युद्ध हुए जिन्हें हम आंग्ल सिख युद्ध कहते हैं। जिन्हें पे आंग्ल सिख युद्ध कहते हैं। ध्यान रखना। तो टोटल किताबें 2 4 2 6 6 3 9 और 2 11, टोटल 11 युद्धों के माध्यम से अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। हालांकि इसके बीच में ये बड़े बड़े युद्ध हैं, इसके बीच में छोटे छोटे बहुत सारे युद्ध भी हैं। ठीक है, हालांकि हम ये जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को केवल युद्ध के माध्यम से ही नहीं कब्जाया। ठीक है, कहीं जगह पे इन्होंने सहायक संध्या भी अपनी लागू की, डलहौजी ने हड़प की नीति भी चलाई, कहीं पे इनकी घेरे की नीति भी थी। ठीक हो? ठीक है, इन सब पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन मूल रूप से अगर आप मोटा मोटा आप बोलोगे भारत गुलाम कैसे हुआ, तो अंग्रेजों ने 11 बड़े युद्धों के माध्यम से पूरे भारत को कब्जा किया। ठीक है, अब ध्यान रखना,
जब भारत पे कब्जा करने की बात आती है तो सबसे पहले 1757 में इन्होंने लड़ाई लड़ी। ये अंग्रेजों द्वारा भारत में भारतीयों के खिलाफ लड़ी गई पहली लड़ाई थी। ठीक है, तो भारत को गुलाम करने क्रम में ये कहानी 1757 शुरू हुई। इसके अगले 100 सालों तक, अगर मैं इसमें 100 साल जोड़ता हूं तो हम पहुंचते हैं 1857 में। इन 100 सालों में अंग्रेजों ने भारत में केवल एक ही काम किया, वो काम था शोषण। ठीक है, जब शोषण हद से ज्यादा बढ़ गया, गले से ऊपर बात चली गई, तब 1857 में पहली बार भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना मोर्चा खोला, जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसके आगे जितनी भी क्रांतियां होंगी उसकी शुरुआत हम इसी क्रांति से मानेंगे। जितने भी आंदोलन होंगे वो सब यही, उसकी शुरुआत जो है हम यहीं से ही मानते हैं। एक बात समझ देखा पे, कोई भी क्रांति, कोई भी आंदोलन करने के लिए, अगर हमें कोई भी क्रांति करनी हो, देश को आजाद कराना हो, आंदोलन करने हो, उसके लिए एक चीज की हमें आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं राष्ट्रवाद, यानी कि देश प्रेम की भावना। जब तक हमारे दिलों में नहीं होगी तब तक कोई क्रांति हम नहीं कर सकते हैं, तब तक कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं, जब तक हमारे अंदर में देश के लिए प्यार नहीं होगा, अपनी मिट्टी के लिए, मातृभूमि के लिए लड़ने का जज्बा नहीं होगा। इसका मतलब यह है, अगर मुझे भारत को आजाद कराना है तो सबसे पहले मुझे एक चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज को हम पढ़ना पड़ेगा, वो रहेगा आपका राष्ट्रवाद। ठीक है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक भी रहेगा। क्लियर हो? ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज अब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद के ऊपर। चलिए, जब मुझे राष्ट्रवाद को समझना है तो सबसे पहले यहां पे दो सवाल खड़े होते हैं। पहली बात, सर ये राष्ट्र क्या होता है, किसे हम राष्ट्रवाद बोलेंगे? और दूसरी बात, क्या 1857 की क्रांति राष्ट्रवाद की भावना से लड़ी गई थी या फिर नहीं? ध्यान रखना, जब मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये राष्ट्र क्या होता है। देखिए यहां पे, राष्ट्र लोगों के ऐसे समुदाय को कहते हैं जो एक ही तरह के भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जिनका आपस में जुड़ाव होता है, जो एक ही तरह के रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति से घिरे होते हैं। ठीक है, तो क्या जरा आप मुझे बताइए, भारत में ऐसा है क्या? एक ही तरह के रीति रिवाज, संस्कृति है क्या? नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत एक राष्ट्र ना होकर के भारत एक बहुराष्ट्र है। क्लियर हो गया? ठीक है, और दूसरा सवाल यह आता है, सर कि क्या 1857 की क्रांति राष्ट्रवाद की भावना से, यानी कि देश प्रेम की भावना से लड़ी गई थी या फिर नहीं? तो ध्यान रखना, इसमें इतिहासकारों के दो मत हैं। ठीक है, कुछ इतिहासकार कहते हैं हाँ, ये राष्ट्रवाद की भावना से लड़ी गई थी क्योंकि देश की मिट्टी और अखंड भारत की भावना भारत में प्राचीन काल से रही है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ये राष्ट्रवाद की भावना से नहीं लड़ी गई थी, ये क्रांति अपने अपने हितों के लिए लड़ी गई थी। ठीक है, अगर 1857 की क्रांति राष्ट्रवाद की भावना से नहीं लड़ी गई थी, कुछ इतिहासकार ऐसा बोलते हैं, उनका कहना यह भी है कि इस क्रांति के असफल होने का भी मेन कारण यही था कि इसमें राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसकी कमी थी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए समझ आप, अगर 1857 की क्रांति राष्ट्रवाद की भावना से नहीं लड़ी गई थी तो आखिर राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वो हम कहां से मानते हैं? ध्यान रखना, राष्ट्रवाद की शुरुआत 1885 से मानी जाती है। ठीक है सर, 1885 में क्या हुआ? 1885 में ही भारत में एक बड़ी पार्टी उभर करके आई, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही वो मंच था, वो पार्टी थी जिसने लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद या देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया। ठीक है, तो जरा स्टार्ट करते हैं जो अब राष्ट्रवाद की शुरुआत। चलिए,
जब मैं भारत में राष्ट्रवाद के शुरुआत की बात करता हूं तो इसका जो सबसे मेन कारण है वो तो एक ही है, अंग्रेजों द्वारा किया गया शोषण। लेकिन शोषण तो बहुत सारे हैं, तो मेन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या ध्यान रखना है, यानी कि देश लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद पनपने की जो प्रमुख कारणों में पहला कारण है लॉर्ड लिटन। पहला पे लॉर्ड लिटन की अन्यायपूर्ण नीतियां, इनकी जो अन्यायपूर्ण नीतियां, ठीक है, ये इसका एक प्रमुख कारण रहा। ध्यान रखना, लॉर्ड लिटन जो थे ये 1876 में वायसराय बने थे और ये 4 साल रहे थे 1880 तक, ठीक है। 1880 में फिर लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आया था, वो भी 4 साल रहे 84 तक। ध्यान रखना पे लॉर्ड लिटन ने कुछ जो काम किए उनमें सबसे पहला काम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था इनके वायसराय बनने के 2 साल बाद आए, यानी कि 1878 में ही आया। सर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, ध्यान रखना पे ये एक ऐसा कानून था जो भारतीय जो समाचार पत्र थे उनका मुंह बंद करने के लिए लाया गया था। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी कोई भी बात जो है भारतीय समाचार पत्रों में नहीं लिखी जा सकती है, और अगर लिख दी तो भाई वो समाचार पत्र जो है आपका बंद हो जाएगा। इसी को ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है लाया कौन, इसको यहाँ पे लॉर्ड लिटन लेकर के आया था। इस एक्ट को बाद में जाकर के लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया, ठीक है। इसे समाप्त किसने किया भाई, इसे जो समाप्त, ठीक है, वो रिपन ने किया, लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया, आप ये ध्यान रखना, ठीक। चलिए दूसरा लॉर्ड लिटन ने क्या काम किया, इसने क्या किया, एक अधिनियम लेकर के आया, उसे बोलते हैं शस्त्र अधिनियम। ध्यान रखना, जो शस्त्र अधिनियम है ये भी 1878 में ही आया। सर इसके तहत क्या था, इसके तहत था कि कोई भी भारतीय जो है वो बिना लाइसेंस के अपने पास शस्त्र नहीं रख सकता है। आप कहोगे सर ये तो ठीक ही बात है, आज भी कोई आदमी बिना लाइसेंस के अपने पास हथियार नहीं रख सकता है, बात तो ठीक है, बट दिक्कत ये थी कि ये जो अधिनियम था ये केवल भारतीयों पे लागू होता था, अंग्रेजों पे नहीं, ठीक है। इस वजह से ये जो एक तरफा काम अंग्रेज कर रहे थे ये भी कहीं ना कहीं कारण बना भारतीयों के अंदर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण काम इसने किया, जो ICS की जो परीक्षा हुआ करती थी, ठीक है, जिसे हम इंडियन सिविल सर्विस कहते हैं, आज इसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है, IAS कहा जाता है। इसके लिए लॉर्ड लिटन ने क्या किया, इसकी जो एज थी, ठीक है, इसके लिए जो एज थी वो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लॉर्ड लिटन ने इसकी एज को कम करके 19 वर्ष कर दिया। मतलब सर ऐसा काहे के लिए, ताकि कोई भी भारतीय जो है वो इस पद तक ना पहुंच सके। एक्चुअली होता क्या था, ICS की परीक्षा जो थी ये पहली बात तो उस सिलेबस के आधार पे होती थी जो ब्रिटेन का सिलेबस था, ठीक है। सोचो आज जैसा हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, है ना, भारत की नदियां पढ़ते हैं, गंगा यमुना, ठीक है। अब सोचो हमारे सिलेबस को हमसे बोले कि भारत का कुछ नहीं बताना है, सारा ब्रिटेन का बताना है, ठीक है, तो अपने आप में सिलेबस कितना टफ हो गया, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, ये जो परीक्षा थी ये पूरी अंग्रेजी माध्यम में हुआ करती थी, ठीक है। आज तो अंग्रेजी का फिर भी बोलबाला है, लोग काफ़ी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन उस टाइम पे अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के लिए ना के बराबर हुआ करती थी। और तीसरी बात, अगर कोई जोड़ तोड़ के 21 साल तक कर भी ले तो इनने क्या कर दिया, एज को 19 साल कर दिया। मतलब ये तो भारतीयों के लिए बहुत ही टफ परीक्षा होगी, ठीक है। लेकिन भारत में भी ऐसे धुरंधर लोग हुए हैं, इतना करने के बावजूद भी भारतीयों ने, नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का, ICS की परीक्षा क्रैक की और 4थी रैंक हासिल की, ठीक। फिलहाल ICS की परीक्षा में एज 21 से लेकर के 19 कर दी किसने, यहाँ पे लॉर्ड लिटन ने, ठीक हो गया, ठीक है। ध्यान रखना पे ये 3 काम आपको लॉर्ड लिटन के ध्यान रखने हैं। इसके बाद जो दूसरा आदमी है, ठीक है, एक आपको यहाँ पे एक इल्बर्ट बिल विवाद आपको याद रखना है, इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। इल्बर्ट बिल जो विवाद था, ये जो बिल है, बिल मतलब क्या होता है, विधेयक,
जो आजकल हम लोकसभा में हम प्रस्तुत करते हैं, देन फिर पास होकर राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति साइन करके वो अधिनियम बनता है, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल जो था इसे 1883 में लाया गया। अब मैंने आपको अभी बताया था 1880 में जब इनका शासनकाल खत्म हुआ था लिटन का, तब 1880 से लेकर के 84, ठीक है, लॉर्ड रिपन का शासनकाल रहा, ठीक है। तो इस 1883 में से लॉर्ड रिपन ने लेके आया इसको, ठीक है, इसे लॉर्ड रिपन जो थे वो इसको लेकर के आए इस बिल को, ठीक है। अब सर ये था क्या, आप एक बात ध्यान रखना पे, इल्बर्ट बिल विवाद बेसिकली एक ऐसा कानून था, ये भारतीयों को एक पावर देता था, भारतीयों को मतलब जो भारतीय जज हुआ करते, ठीक है, उन्हें एक पावर ये देता था कि भारतीय जो न्यायाधीश हैं वो यूरोपीय जो व्यक्ति हैं, बेसिकली जो अंग्रेज हैं, इंग्लैंड के हैं, उनकी भी सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बिल लेकर के आया यहाँ पे का लॉर्ड लिटन, कौन पे, लॉर्ड रिपन लेकर के आए। लेकिन ध्यान रखना ये जो बिल था ये अंग्रेजों को ज़्यादा पसंद नहीं आया, ठीक है। अंग्रेजों को लगा तो भाई अगर कोई अंग्रेज यानी कि कोई गोरा है उसकी सुनवाई या फिर उसकी, ठीक है, वो एक काला आदमी कैसे कर सकता है, भाई ये तो गलत बात है। इस तरह से तो बहुत सारे जुल्म अंग्रेज भारतीय करने लग जाएंगे, ठीक है। अंग्रेज जो महिलाएं हैं वो भारतीयों के जो जज हैं उनके हरम में पहुंच जाएंगे। इस तरह से अलग अलग तरह की यहाँ पे बातें करी गई और फाइनली ये जो बात था, ठीक है, ये जो बिल था इसे रद्द कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। इससे भी अब ये जो बिल था ये भारतीयों के लिए एक अच्छा बिल था, लेकिन फाइनली ये बिल जो है नहीं लाया गया। इस वजह से भी भारतीयों के अंदर क्रोध पनपा, ठीक है। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो आती है सामने वो थी पुणे प्लेग की घटना, पुणे प्लेग की घटना। हालांकि ये घटना थोड़ी बाद में हुई है, ठीक है, यानी भाई 1897 के अंदर ये घटना हुई, ठीक है। सर क्या था, प्लेग नामक जो बीमारी है वो फैल गई थी पुणे के अंदर, ठीक है। अब प्लेग की जो बीमारी है वो चूहों से फैलती है, तो इस बीमारी के आधार पे अंग्रेज जो अधिकारी हुआ करते थे वो भारतीय लोगों के घरों में घुसते थे, मतलब कि जो चूहे हैं उनको मार रहे हैं, और भारतीय जो बहू बेटियां हुआ करती थी उनके साथ में बदतमीजी किया करते थे, ठीक है। ये हद थी जब लोगों ने अपने, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया, ठीक है। तो इस घटना को पुणे प्लेग की घटना कहा जाता है। ध्यान रखना ये सारे कारणों की वजह से ही फाइनली, ठीक है, 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। इसी के 2 साल के बाद सन आया 1885 जब स्थापना हुई किसके यहाँ पे, INC की, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना पे, हालांकि ये जो प्लेग पुणे घटना ये बात हुई, लेकिन INC की स्थापना जो है वो इससे पहले ही 1885 में हो गई, जिसने राष्ट्रवाद को लोगों के दिलों में पहुंचाने का काम किया। एक बात ध्यान रखना पे, ऐसा नहीं है कि इससे पहले लोगों को इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी कि अंग्रेज लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भी कुछ संस्थाएं थी, कुछ कंपनियां थी जो इस तरह का काम करती थी, मतलब भारतीयों को बताती थी कि अंग्रेज ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको एक जरा सा टॉपिक ये भी देखना चाहिए, 1857 से पहले के जो संस्थान हैं हमें वो भी देखने हैं, ठीक है। चलिए, तो 1800 पहले के प्रमुख जो संस्थान हैं उनको भी देख लेना, ठीक। चलिए अब बात करते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यानी कि INC है, इससे पूर्व के जो प्रमुख राजनीतिक संगठन है, प्रमुख राजनीतिक संगठन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम्स में पूछ जाते हैं। तो इस कड़ी में आपका पे सबसे पहला आपको ध्यान रखना है जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है, इसे अंग्रेजी में लैंड होल्डर सोसाइटी कहा जाता है, ठीक है। हम बोलते हैं जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन, ठीक है। जमींदारी एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना आपको ये याद रखना है, ठीक है, 1828 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और दूसरी बात, इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था द्वारका, ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर जो थे वो इसके संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा ईस्ट इंडियन सोसाइटी, ठीक है, ईस्ट इंडियन, ठीक है, सोसाइटी, आपको ध्यान रखना पे, सॉरी एसोसिएशन,
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बातें कही हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना ध्यान रखना बे 1886 में हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब बे 1886 में हुई थी, ठीक है। सर किसने करी थी? दादा भाई नेहरूजी ने, दादा भाई नेहरूजी ने इसकी स्थापना करी थी, ध्यान रखना बे। और इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। कहां बोलता बे? इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैंने आपको दो बता दिए। पहले बे जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना हुई 1828 में, कहां सर? कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता किसने करी? यहाँ पे द्वारका नाथ टैगोर। आपसे पूछ लेगा कि जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां हुई थी। दूसरा पे ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है, ठीक है, 1886 में हुई थी। दादा भाई नेहरूजी ने करी। कहां करी थी? लंदन में, ठीक है। जब दादा भाई नेहरूजी लंदन में थे तो इन्होंने वहां पे देखा कि अंग्रेज जो है लंदन में कोई और ही सिस्टम चला रहे हैं और ये तो भारत में कोई और ही सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है। और किस तरह से ये भारत को लूट रहे हैं वो भी दादा भाई नेहरूजी ने एब्जॉर्ब किया। बाद में भारत में आकर के इसके 4 साल बाद 1870 में इन्होंने धन का निष्कासन नामक बुक भी निकाली, ठीक है। आगे हम इन सब पे बात करें, ठीक। चलिए देखिए तीसरा यहाँ पे जो आपको मूल रूप से याद रखना, ठीक है। देखिए ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी, इसका उद्देश्य अगर कभी आपसे पूछ ले, इसका उद्देश्य जो था, ठीक है, ये ना बे भारतीयों, ठीक है, भारतीयों की जो समस्या है, समस्या, ठीक है, भारतीयों की समस्या व भारतीयों की जो मांगे हैं इन्हें ब्रिटेन के समक्ष रखना। भारतीयों की समस्या और भारतीयों की मांग को ब्रिटेन के समक्ष रखना, ठीक है। और दूसरा इसका जो उद्देश्य था वो ये, इंग्लैंड में, कहाँ इसकी स्थापना लंदन में हुई थी, इंग्लैंड में, ठीक है, भारतीयों के लिए जन समर्थन तैयार करना, ठीक है। मतलब अंग्रेजों को कन्वेंस करना। एक्चुअली देखो इंग्लैंड में भी अलग अलग पार्टियां हैं, ठीक है। जब वहां पे जो पार्टी है सत्ता में, एक विपक्षी पार्टी है। अब ऐसा तो नहीं है कि इंग्लैंड में सारे अंग्रेज हैं, वहाँ भारतीय बहुत सारे रहते थे जिनको वोट देने का अधिकार था। अब जाहिर सी बात है भारतीय वोट कब डालेंगे? जब जो पार्टी है वो ये बोलेगी कि हम भारतीयों के साथ में यहाँ और भारत में अच्छा बिहेव करेंगे तभी भारतीय वोट डालेंगे, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, तो ब्रिटेन में जो ब्रिटेन वाले लोग थे उनका जन समर्थन तैयार करना, मतलब ये बोलना कि भाई यहाँ जो भारतीय हैं उनके साथ में ऐसा होना चाहिए, उनको ये अधिकार मिलने चाहिए, इस तरह, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य दूसरा पे वो था ब्रिटेन में भारतीयों के लिए जन समर्थन तैयार करना, ठीक है। इसके अलावा तीसरा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। किसके यहाँ पे? इंडियन एसोसिएशन की। कब हुई सर? 1876 में, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन तीसरा आपका यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन, आपको ध्यान रखना है एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी, ठीक है। सर किसने स्थापना करी? याद रख लेना, ठीक है। इसकी स्थापना बहुत बार पूछा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करी थी। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करी थी, ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन का जो मुख्य उद्देश्य था, इसका उद्देश्य वो था हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, मुस्लिम एकता ही इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। इसके अलावा चौथा आपको याद रखना है, ठीक है, पूना, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा आपको याद रखनी है। पूना जो सार्वजनिक सभा है इसकी स्थापना 1870 में हुई थी, ठीक है। इसकी जो संस्थापक थे उनका नाम था एम.जी. रानाडे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। इसके साथ में इसकी स्थापना में एक आदमी और था प्लस, ठीक है। पहले कौन यहाँ पे? एम.जी. रानाडे। दूसरा आपका याद रखना यहाँ पे, ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी, ठीक, गणेश वासुदेव जोशी, ठीक हो गया। इसके अलावा पे दो आपको याद रखने, एक मद्रास महाजन सभा, ठीक है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो हुई है, ठीक है, ये 1884 में हुई है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी स्थापना से 1 साल पूर्व इसकी स्थापना हुई है, ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा लास्ट आपको यहाँ पे एक
ठीक है। एक आपको बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आपको याद रखनी है, ठीक है। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं थोड़ा आप चेक कर लेना, उस तरह से आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, ठीक है। और इसके संस्थापक थे, उनका नाम था फिरोज शाह मेहता, ठीक है। भारतीय इतिहास के अंदर एक बहुत सम्मानित नाम है, ठीक है। ये उदारवादी दल के एक प्रमुख नेता हुआ करते थे, ठीक है। उदारवादी दल के एक प्रमुख नेता थे, ठीक है। इसके साथ में इनकी स्थापना में एक आदमी और था, उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बहुत सम्मानित नाम है भारतीय इतिहास में बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1887 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में, उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने ही करी थी, ठीक है। और वहीं पे स्थापना हुई किसके यहाँ पे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की, ठीक है। तो ये हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व जो प्रमुख संस्थान थे, काम करते थे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इतना मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हमने बात कर ली है, ठीक है। अब जब भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाने का काम इन सभी लोगों ने किया है, ठीक है, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, चाहे फिर ये थी, ठीक है। और जो अंग्रेजों ने भी सहयोग किया, सहयोग तो क्या मतलब जो उन्होंने शोषण किया, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना के पनपने का, ठीक है। तो राष्ट्रवाद की भावना पनप गई है, तो अब नेक्स्ट जो होंगे वो शुरू होंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, ठीक है, ठीक है। और हमारे कंप्लीट कोर्स की डिटेल के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर से देवक्यास की ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। और दूसरा, हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए आपको केवल एक मैसेज करना है, एंट्री, क्या लिखना आपको यहाँ पे, ENTRY, एंट्री, जो कोर्स यहाँ पे लिखना क्रैश कोर्स, ठीक है। और इसे आपको सेंड कर देना है 97588, यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स लिखना है, यहाँ पे आपका इसे 97588033949 पे आपको इसमें सेंड कर देना है, ठीक है। अभी इसमें यहाँ पे जो शुरुआती प्राइस में यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है 1999 रुपये का आपको ये मिल जाएगा। क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। और बाकी इतना मैं आपको इंश्योर करता हूँ, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ठीक है, जितनी आपको कट ऑफ जाएगी उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस कोर्स में निश्चित तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।